जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन में कौन सा पढ़ रहे हैं? पूर्व ना, पूर्व मध्यकालीन, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के बारे में आज पढ़ना ना। तो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, तथा माता का नाम यशोमती। तो इनके जो पिता का नाम था वो प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था। हमने बताया था इनके 3 संतानें थी ना। कौन कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और राजश्री का जो शादी होती है उसकी कल कहानी हम लोग बता दिया था। जो शशांक था उसके द्वारा उनके पति की हत्या की जाती है, राजवर्धन द्वारा फिर हत्या की जाती है। उसके बाद अंततः शशांक की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? शशांक की हत्या कौन करता है? हर्षवर्धन ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं। इनका जो शासन काल है, इनका शासन काल 647 तक है। और जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तो इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष रहती ना, 15 से 16 वर्ष के आसपास रहती। देखिए जो हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी ना। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो इनका वंश था ना, कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश ना, या फिर वर्धन वंश। यहीं से लगभग क्या होता है? समाप्त हो जाता। हमने बताया था कि उत्तर भारत का अंतिम जो सम्राट था हर्षवर्धन को माना जाता ना। और ये जो जहां से इनकी सिस्टर की शादी हुई थी वहां का हिस्सा भी, वहां का साम्राज्य भी ये संभालते हैं। तो अंततः ये अपने आप को राजा घोषित नहीं करते और ये कुमार नाम से, किस नाम से? कुमार नाम से शासन करते हैं। तो राइट करते हैं अगला पॉइंट। इन्हीं के समय एक चीनी यात्री 629 ईस्वी में ना, इन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री, उसका क्या नाम था? फैनसांग। कहां आता है? कहां आता है? भारत आता है। और ये कहां का था? ये एक चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। देखिए जो फैनसांग था, फैनसांग जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया था ना। अर्थात ये वहां पर पढ़ा भी था और वहां पर पढ़ाया भी था। तो अगला पॉइंट राइट करिए कि फैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य करता था। और फैनसांग के उपनाम क्या है? आगे हम बात करते हैं। फैनसांग के उपनाम यात्रियों का राजकुमार और कौन सा नाम है इसके उपनाम? यात्रियों का राजकुमार और कौन सा नाम था? बताइए भाई। फैनसांग कब आया? किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। इसको हम नीति का पंडित भी कहते थे। क्या कहते थे? नीति का पंडित भी कहते थे। नीति का पंडित भी कहते थे। और इसे हम शाक्य मुनि भी कहते थे ना। इसने एक रचना की थी, फैनसांग ने एक रचना की थी, उसका क्या नाम था? फैनसांग के द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम सी यू की था ना। इनके द्वारा एक रचना की गई थी और उसका नाम क्या था? सी यू की। तो जो हर्षवर्धन थे इनका शासनकाल 606 से 647 तक है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और इनकी जो माता है वो यशोमती हैं। इन्हीं के शासनकाल में फैनसांग 629 ईस्वी में आता है ना। और एक ऐसा यात्री कहाँ का है? चीन का है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ना, ठीक, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर फैनसांग ने मतलब अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य किया था। और फैनसांग के उपनाम यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। इनके द्वारा एक रचना की जाती है, एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका क्या नाम है? सीयू की। राइट कर लीजिए सभी लोग।
देखिए इनके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा 2 बैठकें की जाती थी। हर्षवर्धन के द्वारा 2 बैठक की जाती थी। एक धर्म की बैठक थी। कौन सी बैठक थी? धर्म की बैठक। एक महामोक्ष परिषद का गठन, महामोक्ष परिषद का गठन, और एक धर्म की बैठक की जाती थी। ये किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा ना। महामोक्ष परिषद का गठन, जो महामोक्ष परिषद की बैठक होती थी ये कहां होती थी? और जो धर्म की बैठक होती थी ये कहां होती थी? देखिए जो धर्म की बैठक होती थी ये कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। और जो महामोक्ष परिषद का गठन हुआ था, इसकी जो बैठक होती थी वो प्रयागराज में होती थी। कहां पर होती थी? प्रयागराज में। और ये प्रति 5 वर्ष में होती थी। कितने वर्षों में होती थी? 5 वर्षों में। देखिए ह्वेनसांग की विद्वता को देखकर, अर्थात जो ये इतना विद्वान था, कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की मतलब जो तार्किक शक्ति को देखकर जो हर्षवर्धन थे, महामोक्ष परिषद जो था, जो यहाँ पर संस्था लगती थी या फिर समझ सकते हो जो आयोजन होता था, इसका अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया था कुछ दिनों बाद। अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है? ह्वेनसांग को। इसका विरोध भी काफी बड़े स्तर पर होता है ना, इसका काफी विरोध भी देखने को मिलता है। तो राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए जो इसका वंश है, इसका वंश जब शुरुआत में हम लोग पढ़े तो राजधानी क्या थी? थानेश्वर ना। राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। जब हर्षवर्धन आता है तो हमने बताया अपने सिस्टर का, जो इसका सिस्टर का साम्राज्य है, वहां भी ये अपना देख रेख करेगा, तो ये अपनी राजधानी कन्नौज बना देता है। हर्षवर्धन अपनी राजधानी क्या बना देता है? कन्नौज। कहां से? थानेश्वर से ना। तो राजधानी क्या बनाता है? कन्नौज। और ये जो इसका सिस्टर का साम्राज्य था, वहां पर ये संरक्षक की भांति कार्य कर रहा था ना, संरक्षक की बात कार्य कर रहा था। वहां से मतलब वो नियंत्रण कर रहा था दोनों जगहों को, थानेश्वर और कन्नौज दोनों को ना। तो आता है क्वेश्चन, इसने कभी अपने आप को राजा नहीं समझा, ये कुमार, किस नाम से प्रचलन था? कुमार। और तुम लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में संस्कृत दिग्दर्शिका चलती, तो वाराणसी नगरी, तो उसमें लिखा है कि ये आता था और इलाहाबाद में क्या करता था? दान वान करता था ना, लाखों का दान करता था, गरीबों को कपड़े भेंट करता था, पैसे भेंट करता था। कौन? हर्षवर्धन। ठीक, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? देखिए जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला का जो आयोजन होता है, तो कुंभ मेला का आयोजन जो होता है इसी के द्वारा आयोजन कराया गया था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा ना। तो जो कुंभ मेला लगता है इसका आयोजक किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला का आयोजक, कुंभ मेला का आयोजक कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर, हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है? कन्नौज ना। अरे कन्नौज से ये थानेश्वर से चला आया, नियंत्रण कन्नौज से कर रहा, थानेश्वर का भी। हरियाणा समझ सकते हो, यूपी समझ सकते हो ना। इसका जो बड़ा भाई था वो हरियाणा, हरियाणा में वहां जब थानेश्वर बना था ना, कन्नौज ये कहां है? उत्तर प्रदेश ना। तो इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था उत्तर भारत का? कन्नौज। कन्नौज ये क्या है? उत्तर भारत का ना, उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर है। क्या है? महत्वपूर्ण शहर है ना। ठीक, राइट कर लीजिए। अब हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 647 ईस्वी में। तो इसके बाद हम बताए थे कि छोटे छोटे जो सामंत ये बनाए रखा था, कौन? हर्षवर्धन। अब वो सामंत का क्या होगा? उदय होगा, और वो क्या करेंगे? विस्तार नीति का प्रयोग करेंगे ना। ठीक, तो जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास को हमने 2 भागों में बताया था। मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों में बताया था? 2 भागों में। कौन कौन से भागों में?
एक पूर्व मध्यकालीन और एक मध्यकाल या मध्यकालीन ना। ठीक, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 6वीं सदी से ना, 6वीं सदी से गिरामी या बरामी ना, गिरामी सदी। अरे गिरामी के बाद ये बरामी समझोगे तो बरामी से यहाँ 1206 से शुरू है दिल्ली सल्तनत ना, और यहां पर दिल्ली सल्तनत, यहां पर क्या चलता है? दिल्ली सल्तनत ना। देखिए जो ये पूर्व मध्यकाल है ना, जो पूर्व मध्यकाल है, इसी को हमने बताया था मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी कई छोटे छोटे राजा आए थे ना, इसी को हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो 6वीं सदी से ग्रामी सदी, या इसको बरामी सदी भी समझ सकते हो, क्योंकि बरामी यहां भी लग जाती है, 1206 से स्टार्ट होता ना। तो इस शासनकाल को हम किस नाम से जानते हैं? राजपूत काल से। किस नाम से जानते हैं? राजपूत काल से नाम से जानते हैं। असम में अर्थात जो 6वीं सदी से लेकर जब दिल्ली सल्तनत आती है, तो इस इतने का बीच का जो हमारा समय अंतराल है उसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और इसी काल को हम, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो किस काल की संज्ञा दिया? राजपूत काल की। देखिए फिर राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बेहतरीन व्यक्ति है, वो चाहे धर्म से हो या फिर कोई हो, तो सभी लोग अगर उसके बारे में नहीं जानना है तो सभी लोग ये बताएंगे हमारे वंशज ना, ये हमारे वंशज। तो इसी प्रकार राजपूतों के बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं। कुछ लोग आएंगे कहेंगे ब्राह्मण हैं, कुछ लोग कहेंगे क्षत्रिय हैं, कुछ लोग कहेंगे राजपूत है, कुछ लोग कहेंगे ये विदेशी हैं ना। तो इतना राइट कर लीजिए। मिटाया जाए ऊपर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कन्नौज। और राजवर्धन? थानेश्वर ना। ठीक, हेडिंग डालिए राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मत। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत। देखिए कुछ लोगों ने कहा जो राजपूत थे वो कैसे थे? ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। किसने कहा था कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मण थे? किसने कहा था? डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन लोगों ने ऐसे उदाहरण दिया। इन लोगों ने बताया कि जो राजपूत आए हैं कब से कब के बीच, जो 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच जो छोटे छोटे राजा हुए हैं, तो इन्होंने कहा जो राजपूत हुए ना वो किस वंश से संबंधित थे? ब्राह्मण। क्योंकि राजपूत की संज्ञा तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं ना। तो जो राजपूत थे ये किस जात के थे? ब्राह्मण। किस जात के थे? ब्राह्मण। तो क्वेश्चन आएगा कि किसने राजपूतों को ब्राह्मण बताया? तो हाँ, डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक थे सीवी वैद। कौन? सीवी वैद। इन्होंने कहा था जो राजपूत थे ना वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। अर्थात जो राजपूत थे वो क्षत्रियों के संतान थे। किसके संतान थे? क्षत्रियों के। राजपूत क्षत्रियों के संतान की संतान के संतान थे ना। सीवी वैद ने क्या कहा कि जो राजपूत हैं वो किसके संतान थे? क्षत्रियों के ना। और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ना, गौरी शंकर हीरानंद ओझा भी इसका सपोर्ट किया। गौरी शंकर हीरानंद
ओझा, गौरी शंकर हीरानंद नहीं, हीरानंद ओझा ने भी इस बात की पुष्टि की कि जो राजपूत हैं वो क्या थे, क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक, अब तुम लोगों को इतिहास में पढ़ा होगा एक व्यक्ति का नाम ना, परशुराम। परशुराम नाम सुने हो? ठीक, देखिए परशुराम, क्या इनका व्यक्तित्व बेहतर था? क्या परशुराम का व्यक्तित्व बेहतर था? क्या परशुराम का व्यक्तित्व बेहतर था? देखिए परशुराम जानते हो, एक बार ये अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता जी का क्या कर देते हैं, गला काट देते हैं। हाँ, कौन? परशुराम। इनके जो भाई थे वो मना कर देते हैं कि मैं अपनी माता का सर नहीं काटेंगे ना, हम सर नहीं काटेंगे। अंततः अपने पिता के कहने पर ये अपनी माता की गर्दन काट देते हैं ना, और इनके पिता कहते हैं कि मैं आपके इस कार्य से अति प्रसन्न हुआ और आपको हम वरदान देते हैं, आप जो भी वरदान मांगना चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तो परशुराम ने क्या कहा था? परशुराम ने कहा कि जो हमारी माता का गर्दन अलग हो गया है मैं उनको फिर से जीवित करना चाहता हूं ना। तो परशुराम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये धरती से क्षत्रियों को कई बार विध्वंस कर देते हैं, 21 बार। धरती से 21 बार क्षत्रियों का क्या करते हैं, खात्मा कर देते हैं ना। तो जो मुनि वशिष्ठ हैं, कौन? मुनि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ क्या करते हैं, वो एक हवन करते हैं। क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो अग्निकुंड, अग्निकुंड समझते हो ना, जिसमें आहुति दी जाती है। तो उस आहुति से क्षत्रियों के मतलब जो निदान है इस धरती से, जो क्षत्रियों विहीन हुए हैं, इस समस्या से निपटारा पाने के लिए जो मतलब कह सकते हो यज्ञ किए हैं, वहां से 4 वंशों की उत्पत्ति होती है। कितने वंशों की उत्पत्ति होती है? 4। तो अगला राइट करिए, अग्निकुंड से संबंधित। अग्निकुंड से संबंधित अब इतिहास है, बता रहे हैं कि वंशों की उत्पत्ति हुई। अब हुई कि नहीं हुई ना? अब नहीं तुम सोचो कि हम घर पर हवन करी तो हमारे घर में काहे वंश नहीं उत्पन्न हुआ। तो वही का पुष्टि हम नहीं कर सकी, जो इतिहास में है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उस पर चर्चा हो रही। हमने क्या बताया, यहां पर क्या हुआ था, यज्ञ हुआ था ना, यज्ञ हुआ ना। तो यहां पर प्रतिहार, परमार, ये नाम सुने हो ना, तो राइट करिए, प्रतिहार, परमार, प्रतिहार वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश और चौहान वंश। इन वंशों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से। और अग्निकुंड किसने किया था? गुरु वशिष्ठ ने। किसने किया था और क्यों किया था? बताया ना कहानी शॉर्टकट में। जो परशुराम थे, जो वो खुद क्षत्रिय थे, वो खुद क्षत्रिय थे, और अब उनके पीछे क्या कहानी था, किस लिए वो क्षत्रिय विहीन किए थे इस धरती को, वो हम लोग को लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग नॉर्मल ये समझते हैं कि उनके बचाव के लिए उन्होंने यज्ञ किया था ना। और इसी यज्ञ से 4 वंशों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कौन सी वंश? प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान वंश ना। ठीक, क्वेश्चन आता है कि जो ये यज्ञ हुआ था ये कहां हुआ था? जो ये यज्ञ हुआ था ना, अरे यज्ञ समझ सकते हो ना, अग्निकुंड यज्ञ, ये आबू पर्वत पर हुआ था। कहां पर हुआ था? माउंट आबू नाम सुने हो ना, माउंट आबू, राजस्थान। कहां पर? राजस्थान में हुआ था। तो राइट कर लीजिए। और इसका सपोर्ट किए थे सूर्यमल मिश्र। किसने किया था? सूर्यमल मिश्र। इसका सपोर्ट किसने किया था? सूर्यमल। सपोर्ट का मतलब समझते हो? अर्थात इस मत को पूरी तरीके से पुष्टि किसने किया था? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र ने कहा कि जो अग्निकुंड किसने किया था? गुरु वशिष्ठ ना, गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ होगा कि था होगा क्या? वशिष्ठ होता। ठीक, गुरु वशिष्ठ ने जो अग्निकुंड किया था ना, जो वहां पर यज्ञ कह सकते हो ना,
इस यज्ञ के जरिए जो 4 वंशों की उत्पत्ति हुई है, इसका सपोर्ट किसने किया, इस बारे में किसने बताया, सूर्यमल मिश्र। किसने बताया? और मुनैत नैन्सी, मुनैत नैन्सी, मुनैत, अरे नैन्सी वो तुम्हें हुई है भैया, यहाँ दूसरा नैन्सी आई नैन्सी एड़ा का ना पढ़ा जात, हिंदी वाले सर जी बताए नहीं ना। और यह यज्ञ किस लिए किया गया था? ठीक, अच्छा इसको हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं? इन चारों को हम किस नाम से जान सकते हैं? क्षत्रिय वंश। इसको हम अग्निवंशी नाम से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अग्निवंशी नहीं है ना, इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अग्निवंशी। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि से हुई है। किससे हुई है? अग्नि से हुई ना, तो इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अग्निवंशी हम भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं अग्निवंशी। राइट कर लीजिए। देखिए सर्वाधिक जो जिसके बारे में मतलब सभी लोग कहें कि हाँ यही मत सही है, तो सर्वाधिक मान्यता किस मत को मिली थी? राजपूत किसके संतान थे? क्षत्रियों के संतान थे। और ये कथन किसने कहा था? सीवी वैद ने इसकी पुष्टि की और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किया था। राइट कर लीजिए। एक थे नयनचंद सूरी। कौन थे? नयनचंद सूरी। तो 3 मत हम लोग पढ़ चुके हैं ना, चौथा राइट करिए। नयनचंद सूरी, जयानक भट्ट, नयनचंद्र सूरी और जयानक भट्ट ना। इन लोगों ने कहा कि जो राजपूत है ना, राजपूत सूर्यवंशी हैं। कौन है? सूर्यवंशी हैं। देखिए जो जिस जाति जो जिस धर्म का था, वो अपने आप को इन लोगों को बताता कि हमारे वंश के ना। तो इसके बारे में कई प्राचीन कहानियां प्रचलित हैं, तो उनसे हमको लोगों को कोई लेना देना नहीं है। नयनचंद सूरी और जानक भट्ट ने क्या बताया कि ये किस वंश से संबंधित थे? देखिए इनका था हमीर महाकाव्य। किस महाकाव्य में बताया? तो राइट कर लीजिएगा। नयनचंद सूरी का एक ग्रंथ था, क्या नाम था उसका? हमीर, हमीर नहीं, हमीर महाकाव्य। क्या नाम था? और इनका था पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ये क्या था? ग्रंथ थे इनके नाम, पृथ्वीराज विजय। इसी ग्रंथ में इन्होंने बताया, उल्लेखित किया कि जो मतलब ये राजपूत थे, ये किस वंश के थे? सूर्यवंशी। किस वंश के थे? सूर्यवंशी। और इनका कौन सा था? इनका कौन सा था? हमीर महाकाव्य। हमीर ना, हमीर महाकाव्य। अर्थात नयनचंद सूरी ने एक ग्रंथ की रचना किया, एक महाकाव्य लिखा, उसका नाम था हमीर महाकाव्य। और जानक भट्ट ने एक महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज विजय। और इन दोनों महाकाव्यों में यह पुष्टि की गई कि जो जितने राजपूत थे ये किस वंश से संबंधित थे? सूर्यवंश। राइट कर लीजिए। देखिए गुर्जर वंशी मत के अनुसार ये लोग विदेशी थे। जो राजपूत थे ये कैसे थे? विदेशी। किसके अनुसार? गुर्जर वंशी। अर्थात जो गुर्जर, गुज्जर जिसको कहते हैं ना, मेला देखे हो? हाँ ठीक। तो लिखिए गुर्जर वंशी मत। कौन सा नंबर? डी ई ना। ये लोग क्या थे? राजपूत क्या थे? विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। राइट कर लीजिए। जो गुर्जर लोग थे, जो इनके वंश थे, मतलब इनके वंश के जो लोग थे पूर्वज, उन्होंने बताया कि जो राजपूत थे वो कैसे थे? विदेशी थे। और इन लोगों ने ना राजपूत को श्वेतहूड़ कहा। राजपूत को किस चीज की संज्ञा दी? श्वेतहूड़।
आगे तुम लोग एक वंश पढ़ोगे, हुड़ वंश ना, और श्वेत किसको कहते हैं? अंग्रेजों को ना। तो इसीलिए हम विदेशी से इसका तर्क क्या आया कि श्वेत हुड़। क्वेश्चन आता है श्वेत हुड़ किसने कहा? तो डॉक्टर भंडारकर। किसने? और ईश्वरी प्रसाद। किसने? इस वंश को किसने बताया? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर और किसने सपोर्ट किया? ईश्वरी प्रसाद ने। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। तो जो गुर्जर वंशी मत है, इस बारे में जो अवधारणा दी, इसकी जो पुष्टि की गई, किसने किया? डॉक्टर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद। इन लोगों ने बताया कि जो राजपूत थे वो विदेशी थे, और राजपूतों के लिए इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? श्वेत हुड़। कौन सा शब्द दिया था? श्वेत हुड़। तो हम लोग अब यहां से पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। ना समझ में आया? तो पहला वंश यहां से हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या है इसको? गुर्जर प्रतिहार वंश। अच्छा, प्रतिहार किसे कहते हैं? प्रतिहार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बताइए भाई। अगली हेडिंग डालिए, मिटा दे इसको। गुर्जर प्रतिहार वंश। पहला वंश हम लोग कौन पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश ना। इनकी जो उत्पत्ति हुई थी गुजरात व पश्चिमी राजस्थान से। कहां से? गुजरात व पश्चिमी राजस्थान। चूंकि जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो गुजरात और राजस्थान एक ही आसपास है ना। तो कहां से? गुजरात। ये लोग कहां के थे? गुजरात और पश्चिमी राजस्थान। कहां के थे? पश्चिमी राजस्थान ना। तो राइट कर लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति ना गुजरात व पश्चिमी राजस्थान से हुई। सुनिए, ऐसे ही तो भारत है हमारा, ऐसे ही ना। ठीक, तो देखिए यहां पर ये कौन सा राज्य, ये कौन सा राज्य है? ये राजस्थान ना। सुनिए, अच्छा बताइए कि इन राज्यों के अपेक्षाकृत अरब किधर है? इस तरफ है कि इस तरफ है कि इस तरफ है कि ऊपर है? इधर है ना। ठीक, सुनिए, जो ये लोग थे ना, अर्थात कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश। इनकी उत्पत्ति कहां हुई? गुजरात व राजस्थान में ना। इनकी उत्पत्ति कहां हुई? गुजरात व राजस्थान से ना। सुनिए, राजस्थान में एक एक स्थान था गुर्जरात्रा। मेवाड़, मेवात नाम सुने हो ना? मेवाड़, मेवात के पास एक स्थान था क्या? गुर्जरात्रा। गुजरात नहीं, गुर्जरात्रा। क्या नाम था? गुर्जरात्रा। सुनिए, तो गुर्जर का मतलब क्या हो गया? गुर्जरात्रा एक स्थान था, वहां पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, उसका क्या नाम रखा गया? गुर्जर। और ये लोग जानते हो क्या करते थे? ये अरबों के आक्रमण से बचाते थे उत्तर भारत को, इसलिए इनको हम कहें प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है संरक्षक। प्रतिहार मतलब क्या होता है? संरक्षक। ये क्या कहा? तो वॉचमैन ना। क्या कहते हो? वॉचमैन। तो इन लोगों ने उत्तर भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया था, इसलिए इनको हम द्वारपाल वंश भी कहते हैं। समझ में आई कहानी? इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? द्वारपाल वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अरब देश के आक्रमण होते थे, ये लोग मोर्चा ले लेते थे। ये लोग मोर्चा ले लेते थे और भारत या उत्तर भारत को अरबों के आक्रमण से बचाते थे। तो गुर्जरात्रा में ये वंश पाए गए थे, इसलिए उसको हम रखते हैं गुर्जर। और जो लोगों को, भारत के लोगों को बचाते थे अरबों के आक्रमण से, इसलिए इनको हम क्या कहें? प्रतिहार। राइट कर लीजिए। तो गुर्जर का मतलब क्या हुआ? क्यों रखा गया? क्योंकि
गुर्जरात्रा स्थान था ना, और यह स्थान कहाँ था? राजस्थान में। कहाँ था? और प्रतिहार का मतलब क्या होता है? संरक्षक। क्या होता है? संरक्षक। या फिर इसी का दूसरा नाम हम ये भी तो कह सकते हैं, द्वारपाल भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो गुर्जर का मतलब हुआ गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा है कहां पर? राजस्थान, गुजरात में नहीं ना। ठीक, राइट कर लीजिए। अच्छा, प्रशस्ति किसे कहते हैं? जैसे तुमने सुना होगा कि उनकी प्रशस्ति के अनुसार, हाँ, प्रशस्ति किसे कहते हैं? अभिलेख क्या होता है? शिलालेख क्या होता है? ताम्रपत्र क्या होता है? प्रशस्ति क्या होता है? अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति किसे कहते हैं? देखिए, अभिलेख का मतलब जब आपके शासन काल के बारे में जिस चीज में जहां पर जो घटनाएं लिखी हों, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अभिलेख। लेकिन वही चीज अगर किसी पत्थर या दीवार में ना लिखवा दी गई है या चिन्ह के माध्यम से वहां पर अलंकृत कर दिया गया है, तो क्या होगा? शिलालेख। शिल मतलब पत्थर ना। ताम्रपत्र वही चीज जो सिक्के वगैरह या तांबे के चीजों में लिखाया जाए, वो क्या होता है? ताम्रपत्र। अब सुनिए, ये तीनों अलग हैं, ये अलग है। इसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रहेंगी। इसमें सिर्फ अच्छाई रहेंगी, बुराई 1% भी नहीं रहेगी ना। जैसे ये जिंदा वाली चीजें, ये मरने वाली। जिंदा में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं, मरने के बाद सिर्फ अच्छाई अच्छाई। तो प्रशस्ति पत्र में उस राज्य के, उस साम्राज्य के, उस राजा के बारे में सिर्फ अच्छाइयां लिखी जाएंगी, बुराइयां 1% भी नहीं। तो उसी को हम कहेंगे, अभी आगे जानकारी मिलेगी, लिखाया जाएगा कि प्रशस्ति के अनुसार, इनके प्रशस्ति पत्र के अनुसार इनका जो मूल निवास है यहाँ। तो प्रशस्ति पत्र का मतलब समझो कि जिसमें सिर्फ अच्छाइयां बताई जाएं। क्या बताई जाएं? अच्छाइयां बताई जाएं, जिसको कहते हैं बड़ाई। बड़ाई समझते हो? क्या होता बड़ाई? अच्छा, ठीक। तो 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अरबों के आक्रमण से उत्तर भारत को किसने बचाया था? किसने बचाया था? गुर्जरों ने ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो लिख लीजिए, 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अरबों के आक्रमण से, या विदेशियों के आक्रमण लिखना, अरबों नहीं सही रहेगा क्योंकि अरब के अलावा भी आते हैं। देखिए, 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय द्वारपाल की भूमिका निभाई। किसने? इसी वंश ने ना, द्वारपाल की भूमिका निभाई। समझ में आई? देखिए, एक व्यक्ति है, कौन? मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज। और अभी हमने एक शब्द का जिक्र किया था, प्रशस्ति ना। तो इसको आगे हम पत्र जोड़ सकते हैं ना, चूंकि लिखा रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आता है कि गुर्जर को, हमने 5-6 मत पढ़े ना। क्वेश्चन आता है कि किसने गुर्जरों को लक्ष्मण वंशी बताया, या मिहिर भोज ने गुर्जरों को क्या बताया? लक्ष्मण वंशी। क्योंकि लक्ष्मण क्या करते थे? क्या करते थे? राम सीता का कार लाओ उतरे चाउमीन। भाई साहब, वो उनकी रक्षा करते थे। क्या करते थे? तब चाउमीन गोलगप्पा नहीं रहे, आजकल की भाभी मंगा लेती ना, तब की मंगवाती रही, तब की नहीं मंगाती थी ना, क्योंकि वो जंगल में थे। राम और सीता कहां थे? जंगल में। अभी हमने क्या कहा कि संरक्षक की बात ना, उसी प्रकार लक्ष्मण क्या करते थे? राम और सीता के लिए संरक्षक प्रदान करते थे ना। इसलिए
मिहिर भोज के प्रशस्ति पत्र के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश को लक्ष्मण वंशी कहा गया। क्या कहा गया? लक्ष्मण वंशी। लक्ष्मण वंशी क्यों कहा गया? समझ में आ गई कहानी? क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राम और सीता की रखवाली करते थे ना, राम और सीता की रखवाली करते थे, और ये लोग भी विदेशियों के आक्रमण से उत्तर भारत की रखवाली कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कौन सा नाम दिया गया? लक्ष्मण वंशी वंश। कौन सा नाम दिया गया? लक्ष्मण वंशी वंश। लक्ष्मण वंशी वंश। अरे आगे वंश जोड़ने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि यहां पर खुद वंश लिखा ना। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे हम बात करते हैं ये गुर्जरात्रा, संरक्षक, मिहिर भोज, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। और इधर से अरबों के या विदेशियों के आक्रमण से, चूंकि इधर चीन है ना, और इस समय भी चीन कोई उसना वर्चस्व नहीं है, इधर पर्वत पहाड़ है, इधर से अटैक हो ही नहीं सकता, नीचे समुद्र है, इधर से भी अटैक नहीं हो सकता ना, तो इधर ही से अटैक होता था, तो विदेशी आक्रमणों से ये लोग बचाते थे। राजस्थान में एक स्थान था गुर्जरात्रा, इसलिए इसका नाम पड़ा गुर्जर, और विदेशियों के आक्रमण से लोग बचाते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रतिहार। प्रतिहार मतलब होता संरक्षक या द्वारपाल ना। और मिहिर भोज के प्रशस्ति पत्र के अनुसार इनको लक्ष्मण वंशी कहा गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण क्या करते थे? राम और सीता की देखभाल करते थे, उनके लिए संरक्षण प्रदान करते थे ना। ठीक, हाँ भैया, आपके लक्ष्मण क्या कर रहे थे? आप वाले तो जाना, तो आजकल की भाभी लड़का को लगाया कि कहें भैया ते लड़का वक्त चाउमीन ले तो समोसा ले तो ना, लड़का रोवे लागे कहें चुप्पे रहो भाई, चाचू को भेज रहे हैं चौराहे ना, इनडायरेक्टली कह दिया गया कि चाचू तैयार हो जाए। अच्छा अंकल कहते हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। देखिए जो इसके संस्थापक हैं, कौन? किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के ना। देखिए जब हम लोग कभी पढ़े होंगे तो ये पढ़ा होगा कि इसके संस्थापक ये थे, लेकिन फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके वास्तविक संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता ना। तो राइट कर लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट थे। वास्तविक संस्थापक की बात हम कर रहे हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। राइट कर लीजिए। एक पॉइंट छूट गया, उसमें हर्षवर्धन में राइट कर लीजिए। इनकी पुस्तकें रत्नावली, हर्षवर्धन वाले में राइट कर लीजिए। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हाँ ये नाटक है, फिलहाल उन्हीं के द्वारा लिखित है। देखिए कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लिखी दूसरे के द्वारा गई थी, ये लोग ये पैसे देकर अपने नाम करा लिए। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं इन्हीं के द्वारा लिखी गई ना, तो वो अलग चीज है। ये किसके पॉइंट हैं? हाँ हर्षवर्धन के हैं, इधर मत लिखना, नहीं तो इधर लिख लो, ये हर्षवर्धन के हैं। चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में ना। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। अच्छा फिर इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? लिखिए जोधपुर शिलालेख, जोधपुर शिलालेख बाउक। शिलालेख का मतलब समझा चुके ना। हाँ जोधपुर शिलालेख ब्रैकेट में लिखिए बाउक। बाउक व घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख।
जो जोधपुर का शिलालेख था उसको हम क्या कहते थे? बाउक। क्या कहते थे? बाउक। और जो घटियाला था इसको क्या कहते थे? नक्कुक। क्या कहते थे? नक्कुक। इनके अनुसार, अर्थात जो जोधपुर शिलालेख और जो घटियाला शिलालेख था, इनके अनुसार एक मंडोर आए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। ये वो हरिश्चंद्र नहीं है। हाँ, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नहीं ना? ठीक। इन्हीं का दूसरा नाम था रोहिलाद्रि। क्या नाम था? रोहिलाद्रि। ये मंडोर से आए थे। कहां से आए थे? मंडोर। कहां से आए थे? मंडोर। नहीं, मंडोर आए थे। थोड़ा, मंडोर आए थे। ये थे कहां के? गुजरात के। थे कहां के? गुजरात के। और आए कहां थे? मंडोर। और मंडोर है कहां पर? राजस्थान में ना। अर्थात जोधपुर के शिलालेख और घटियाला शिलालेख के अनुसार जो हरिश्चंद्र हैं, जिसका नाम रोहिलाद्रि है, ये कहां के थे? गुजरात के। और गुजरात से कहां आते हैं? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा स्थान? मंडोर। समझ पा रहे हो राइटिंग? यो गंदा लिखी और गंदा लिखी। मंडोर ना। मंडोर। और ये आते हैं कौन? हरिश्चंद्र। और इनका जिक्र किन शिलालेखों में है? जोधपुर के शिलालेख और घटियाला के शिलालेख ना। इन शिलालेखों में यह बताया गया है कि जो हरिश्चंद्र हैं ये 2 शादियां करते हैं। मान्यता प्राप्त कितनी शादियां हैं? 3 नहीं भैया, उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए मुगल काल का ना, मुस्लिम आक्रमण का। एक ब्राह्मण महिला थी, एक क्षत्रिय महिला थी। कितनी शादियां करते हैं? 2। एक होती है ब्राह्मण महिला और एक क्षत्रिय महिला थी। हरिश्चंद्र की शादी 2 लोगों से होती है, एक ब्राह्मण महिला, एक क्षत्रिय महिला। तो जो क्षत्रिय महिला थी ना, क्षत्रिय महिला से 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय महिला से कितने पुत्रों की प्राप्ति होती है? 4। और उन 4 पुत्रों की सहायता से, उन 4 पुत्रों की सहायता से हरिश्चंद्र ने कहां पर, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है या मंडोर है या राजस्थान पर, क्या करते हैं? अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। बात समझ में नहीं समझ में? यही से पता चलता है जिसके ज्यादा बच्चे उसकी जय जयकार ना। ठीक, हाँ, सही चीज। इनका नाम लिख लीजिए तारावती और इनका नाम था भद्रावती। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इस औरत का तारावती और इसका क्या नाम था? भद्रावती। भोग भट्ट, रज्जिल इनके पुत्रों के नाम राइट कर लीजिए। भोग भट्ट, रज्जिल, दह, कुक। ये इनके पुत्र हैं, भद्रावती, हरिश्चंद्र ना। एक लिख लीजिए भोग भट्ट, एक लिख लीजिए रज्जिल। पूरे लिख दें क्या? भोग भट्ट, रज्जिल। ये क्या है? 4 पुत्र हैं। और ये पुत्र किससे, किस पत्नी से? भद्रावती से। किससे? भद्रावती से ना। दह, अरे सुनो सुनो, कुक्ल नहीं भाई, कुक बोल रहे हैं तुम लोग, बता नहीं सकते हो। कुक। अरे आजकल साटम तो पा का हैलात, दीदी का दी का हैलात, जीजू का जू का हैलात है, यह तो समझो।
हाँ लड़का तो आजो जीजा कहा थे, बप्पा कहा देखो। जैसे एक गांव वाली रोड है, या गांव वाली कच्ची हो गई गलियारा, या पक्की सड़क हो गए, या नेशनल हाईवे हो गए, या एक्सप्रेस वे हो गए, तो लड़कियन की बोली हर स्टेशन पर बदल दी। यहाँ अम्मा रे रही, यहाँ अम्मा रही, यहाँ मम्मी रही, यहाँ मॉम हो जाए। ऐसा बात है, ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है। ठीक, अब तुम लोग पुष्टि कर दो तो मैंने लिखा रहे हैं कि पुष्टि के अनुसार ही सही। ठीक, हमने क्या बताया था? सुनिए, किसकी मदद से, किसकी मदद से? इन चारों लड़कों की मदद से। कौन? हरिश्चंद्र। कब? 620 ईस्वी में। कब? 620 ईस्वी में। कहां पर? राजस्थान के मंडौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। तो क्या पॉइंट बताया, समझ में आया? 620 ईस्वी में हरिश्चंद्र ने अपने चारों पुत्रों की मदद से राजस्थान के मंडौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। तो ये पॉइंट राइट कर लीजिए, लिख दें क्या? 3 बार तो बोल चुके हैं। इसको मिटा दें। ये 4 पुत्र हैं भद्रावती से, जो संतानें उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति होंगी कि उत्पन्न होंगी? उत्पत्ति गलत शब्द हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लिखा ना, हरिश्चंद्र ने अपने पुत्रों की मदद से 620 ईस्वी में राजस्थान के मंडौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हुए? हरिश्चंद्र। नींव इन्होंने डाला ना, लेकिन अगर आएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम। लेकिन अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तब हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र का दूसरा नाम क्या था? रोहिलाद्रि। कहां से आए थे? गुजरात से। कहां से आए थे? गुजरात से। और कहां है? मंडौर। मंडौर है कहां? राजस्थान ना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए जो राजस्थान में ना, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2। एक तो मंडौर शाखा, मंडौर गए हैं तो एक राइट कर लीजिए मंडौर शाखा, एक राइट कर लीजिए भीनमाल शाखा। कौन सी शाखा? भीनमाल शाखा। और एक कौन सी शाखा? मंडौर शाखा। कौन सी शाखा? मंडौर शाखा। जो अच्छा ये बताइए कि जो हरिश्चंद्र है, ये किसके संस्थापक होंगे? किस शाखा के संस्थापक होंगे? मंडौर के ना, जाहिर सी बात मंडौर के। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? हरिश्चंद्र। कौन हो गए? हरिश्चंद्र ना। और इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम। जब सुनिए, अभी जब नागभट्ट आएगा ना, तो ये है तो इधर ही आएगा, लेकिन वो यहां पर भी अटैक कर देगा। तो 2 जगह जब अटैक कर देगा, तो जब विस्तार करेगा, तो इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जो ज्यादा विस्तार करेगा, जो फायदा अपने वंश का, अपने साम्राज्य का करेगा, तो उसको भी तो हम कुछ ना कुछ उपाधि देंगे ना। तो भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन हुए? हाँ, कौन हुए? नागभट्ट प्रथम। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये यहां लिखा है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो यहां पर हम क्या राइट करेंगे? नागभट्ट प्रथम राइट कर लीजिए। और ये जोधपुर, इसको हम समझ सकते हैं जोधपुर आज का, और इसका जालौर आज का, वर्तमान जालौर ना, आज का जालौर। हो गया? इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कौन सी? हरिश्चंद्र। कौन सी हेडिंग डालेंगे? हरिश्चंद्र। ये समझ में आ गई ना कहानी पूरी? ठीक। जो हरिश्चंद्र गुजरात से आते हैं मंडौर, और जब मंडौर आते हैं तो यहाँ पर 2 शादियां करते हैं, एक ब्राह्मण महिला से, एक क्षत्रिय महिला से। इसका उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता। क्षत्रिय महिला से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और यहां से उन पुत्रों की मदद से
620 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार की नींव डाली, इसलिए इनको हम इसलिए इनको हम संस्थापक कहते हैं ना। और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं, एक भीनमाल शाखा है और एक मंडोर शाखा है। मंडोर शाखा के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और जो भीनमाल शाखा है इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? हरिश्चंद्र। कौन सी? हरिश्चंद्र। ठीक। और हरिश्चंद्र किस वंश में? गुर्जर प्रतिहार वंश में। किस वंश में? गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो इसके आगे की सारी घटनाएं कब होंगी? कल। तो क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।